अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वी होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, और आज सुबह सवेरे पाकिस्तान जैसे कि हम हमेशा से आगाज़ करते हैं अच्छी बात से, और आज की अच्छी बात है रिज़्क़े हलाल, यानी रिज़्क़े हलाल कमाना चाहिए, क्योंकि रिज़्क़े हलाल के और बड़े फ़वाइद हैं जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे, अहदीस भी शेयर करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें कोई भी मसला हो तो हम दुआ मांगते हैं और फिर दुआ के कबूल होने का इंतज़ार करते हैं, तो दुआ की कबूलियत का दारोमदार सिर्फ हलाल रिज़्क़ पर है। बल्कि हलाल और हराम का ख्याल रखना बहुत ही अहम बात है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के अवामिर और उसकी ज़ात की ताज़ीम का इजहार करती है। इसलिए इंसान की हर वो कोशिश जो हलाल कमाने और हराम से बचने के लिए करता है वो एक ख़ास रंग की इबादत भी है। और आज के दौर में लोग हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर सिर्फ कमाई पर ध्यान देते हैं और इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें कितना कमाना है, और इस दुनिया के साथ, इस सोसाइटी के साथ मूव करने के लिए वो अक्सर ये जानते बूझते कि जो उनकी कमाई का जरिया है वो ठीक नहीं है, फिर भी वो पैसे की दौड़ में भागते चले जाते हैं। बिल्कुल, तो आज की अच्छी बात है रिज़्क़े हलाल, और शो में आगे चलकर हम बात करेंगे, चूँकि रमज़ान आने वाला है, बाबरकत महीना है, रोज़े रखते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रोज़े के दौरान, या आप ये कह लें कि आज का शो जो है वो प्री रमज़ान तैयारी के हवाले से है, जिसमें एक्सरसाइज, मैदे का ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। बिल्कुल, और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रमज़ान से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, ख़ास तौर पर अपने स्टमक को किस तरह आदी बनाना है कि आप अच्छे तरीके से रमज़ान की जो बरकतें हैं रोज़े की सूरत में वो समेट सकें। इसके साथ साथ जैसे कि हम 3D दुनिया में रहना शुरू होकर आने वाले दिनों में हम सभी 3D हो जाएंगे, डेफिनेट 3D लाइफस्टाइल पर भी आज हमारे शो में बात होगी। आप हिस्सा ले सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल भी कर सकते हैं, और जो जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें शामिल हो सकते हैं। एग्जैक्टली, तो कॉल्स कीजिएगा, जो भी सवाल हो वो पूछिएगा। और अभी आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं, सोहेल भट्टी साहब के पास चलते हैं। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? क्या खबरें हैं आज की? वालेकुम सलाम सुकैर साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती, सफाई और अमन अमान के लिहाज से एक मॉडल सिटी बनाना चाहते हैं। मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने इजलास किए और मुतल्लिका हुकाम को इस सिलसिले के अंदर वाज़ेह हिदायत भी जारी की गई। मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ताहम अगर हम इस्लामाबाद पुलिस की बात करें तो जिसने वफाकी दारुल हुकूमत में अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए गुज़श्ता 5 माह के दौरान ज़बरदस्त अपने अंदर तब्दीली पैदा की और एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके अंदर गुज़श्ता 5 माह की परफॉर्मेंस को ज़ाहिर किया गया है। ये रिपोर्ट और ये इक़दाम किए गए आज इस्लामाबाद पुलिस मोहम्मद आमिर जुल्फ़कार खान की जानिब से। इस रिपोर्ट के मुताबिक कि गुज़श्ता 5 माह के दौरान इस्लामाबाद में संगीन जुराइम की वारदातों में 35% कमी हुई, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर अंदाज में हैंडल किया गया, और गुज़श्ता 5 माह के दौरान कोई भी इस्लामाबाद पुलिस के अंदर कोई बड़ा स्कैंडल और कोई एक नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया। और इसके साथ गुज़श्ता 3-4 माह बहुत अहम थे, जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फरवरी में इस्लामाबाद का दौरा किया। फरवरी के अंदर मार्च में वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया महातिर मोहम्मद आए, और उसके बाद यौम पाकिस्तान की परेड के हवाले से ये बड़े इवेंट्स थे। इन मौक़ों के ऊपर सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और अमन अमान की सूरत हाल को इंटैक्ट रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बेहतर अंदाज में सारे मामलात को हैंडल किया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर इस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने इस्लामाबाद पुलिस की, आईजी इस्लामाबाद पुलिस की काविशों को सराहा, उन्होंने अप्रिशिएट किया। सही, ये एक अच्छा इक़दाम किया गया। सिर्फ यही नहीं, अब अगर हम बात कर लें इस रिपोर्ट के मुताबिक कि बराह रास्त आवाम के मसाइल को किस तरीके के साथ हल किया गया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एहतजाजी रैलियाँ हुई, VIP मूवमेंट्स हुए, मजहबी तकरीबात हुई, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के साथ और प्रॉपर अच्छी प्लानिंग के साथ इन तमाम सूरत हाल को बेहतर अंदाज में हैंडल किया गया। और इस्लामाबाद में लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि पुलिस उनसे कोऑपरेट नहीं करती माजी के अंदर। इस मसले को हल करने के लिए आईजी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पुलिस के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का यूनिट कायम किया गया, जिसको खुद चेयर करते हैं, और इस साबी यूनिट ने बिला इम्तियाज़ 94 अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जिनसे मुतल्लिक उन्हें शिकायत मौसूल हुई थी। ये एक बड़ी कार्रवाई थी, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस के अंदर खुद एहतसाबी का अमल भी शुरू किया गया, जिसके बहुत मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो वो पुलिस अफसरान, जो मुलाजमीन जिनकी कारकर्दगी नाकिस थी, उसका एक तरीके
तरीक़ेकार वज़ा किया गया जिसके मुताबिक शिकायत मौसूल हुई तो 30 अफसरान के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई और तबादले भी किए गए। ऑब्जेक्टिव क्या था कि इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर कब्ज़ा माफिया का एक माजी के अंदर बहुत राज रहा है। बड़े बड़े ग्रुप्स थे जो कब्ज़ा करते थे, लोगों को बहुत सी शिकायत होती थी, मुकदमात का इंदराज नहीं होता था और सालों तक ये मामला चलते थे। इस मामला से निपटने के लिए एक्शन किया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत में गुज़श्ता 5 माह के दौरान कब्ज़ा माफिया के खिलाफ 86 FIR का इंदराज हुआ, 252 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 11 अफराद ऐसे थे जो इंतहाई ख़तरनाक थे, जो कब्ज़ा ग्रुप में मुलविस थे। उनके नाम 4th शेड्यूल में शामिल किए गए ताकि उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके और वो किसी जगह पर जाकर दोबारा किसी की ज़मीनों पर कब्ज़ा ना कर सके। ऑल राइट भट्टी साहब, अगली खबर क्या है? दूसरा मामला है महंगाई से सताए अवाम से मुतल्लिक, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 मई से इजाफा होना था। पेट्रोल 14 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर महंगा होना था, लेकिन वफाकी काबीना ने अचानक इस मामले को मौखिर किया और कहा गया कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इस मामले को देखेगी। आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम तरीन इजलास मुनक्किद होगा जिसकी सरबराही पहली मरतबा आज जिसकी सरबराही करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के नए मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब, और इस सारे मामले का वो जायज़ा लेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों रेकमेंड किया गया, वजह क्या है। अगरचे के 5 दिन के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया है, यानी कि अप्रैल की सतह के ऊपर, और FPR ने ये GST की शरह में कमी करके कीमतों को इजाफे होने से बचाया। आज ECC सारे मामले का जायज़ा लेगी, जो हमने इस खोज लगाने की कोशिश की कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि टैक्सेशन को, पेट्रोलियम लेवी की रेट्स को जायज़ा लिया जाएगा। आलमी मार्केट के अंदर यकीनी तौर के ऊपर कीमतें बढ़ी, लेकिन पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा महंगा करने को रिकमेंड किया गया, जिसकी वजह यह है कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने पेट्रोलियम लेवी के रेट्स बढ़ा दिए थे। यानी कि अगर हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी पहले 10 रुपये फ़ी लीटर थी, तो असद उमर साहब ने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये फ़ी लीटर कर दी थी। हाँ, पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी फ़ी लीटर 8 रुपये फ़ी लीटर हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 10 रुपये फ़ी लीटर थी, उसको बढ़ाकर 14 रुपये फ़ी लीटर किया गया। ये वह वजूहात थी और उसके साथ रेगुलेटरी ड्यूटी भी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर आयद है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर। आगे रमज़ानुल मुबारक की आमद है, आवाम पहले ही महंगाई की बोझ तले सताए हुए, अफरात ज़र रिकॉर्ड सतह पर है, आसमानों को टच कर रही है, डॉलर की कदर में इजाफा भी एक इम्पैक्ट था। लेकिन आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी सारे मामले का जायज़ा लेने के बाद पहली कोशिश ये करेगी कि कीमतों को किसी न किसी तरीके से मई के अंदर बरकरार रखा जाए, इसको इजाफा ना किया जाए। और अगर फिर भी कोई कुशन नहीं बचता और नागुज़ीर है इजाफा, तो फिर 2 से जी सही। और मतलब जो ECC इजलास होगा उसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से फैसला किया जाएगा। अब फिलहाल ये फैसला किया जाएगा कि कीमतें बरकरार रखनी है, लाइक आने वाले दिनों में ये बढ़ेंगी, इट्स कंफर्म। देखिए 5 मई तक तो कीमतें बरकरार हैं। ECC का मैंडेट ये है कि वो टैक्सेशन और उसके साथ साथ पेट्रोलियम लेवी के रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी काबीना को और वफाकी हुकूमत को बताए कि किस जगह पर कमी की जा सकती है, जहाँ पर इजाफी टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, ताकि एटलीस्ट जो 6 मई से 30 मई के दौरान का टाइम है, इस या रमज़ान मुबारक के दौरान कीमतों को बरकरार रखा जा सके, महंगाई में इजाफा ना हो, क्योंकि अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। इम्कान है इस बात का, अगरचे के हफीज़ शेख साहब से मुतल्लिक ये तासुर है कि उन्होंने रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए तमाम इकदाम करने हैं, लेकिन इमरान खान साहब की भी इंस्ट्रक्शंस है इस हवाले से कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कीमतों को मौजूदा सतह पर बरकरार या इंतहाई मामूली इजाफा 3 से 4 रुपये फ़ी लीटर किया जाए, ताकि महंगाई के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो। इस मामले का आज बिल्कुल सही किया जाएगा। जी बिल्कुल सही भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। 2 बहुत अहम स्टोरीज थी ये, और जहाँ तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला है तो वी होप पहले ही पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल जो लोग आवाम ये उम्मीद कर रही थी कि शायद कीमतें कम होंगी, एक बार फिर से ये बढ़ने जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ लेते हैं मौसम की, और ख़ासतौर पर लाहौर का मौसम तो आज बड़ा ही खुशगवार हो गया। ऑल्दो स्टार्ट जो है वो मट्टी के तूफान से हुआ, और उसके बाद वो ज़रा खुशगवारियत का एहसास हुआ जब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। और उम्मीद की जा रही है कि बारिश ज़रा तेज़ हो जाए, अच्छे से हो जाए। बिल्कुल, और हो सकता है हम स्टूडियो में और बाहर बारिश हो भी रही हो तेज़। यस, ये भी हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और तेज़ बारिश की जो इत्तलात हैं। लाहौर का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। सबसे पहले लाहौर का दर्जा हरारत आपको बताते हैं जनाब कि कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है।
लाहौर के बाद कराची का मौसम कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जनाब इस्लामाबाद में आज कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और अब पेशावर के रहने वालों को अपडेट करते हैं कि पेशावर का मौसम आज कैसा होगा। कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। आज हम आपको गाइड करेंगे कि रमज़ान से पहले अगर आप बहुत हैवी किस्म का जिम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि आपको फ़िट रहना है, और ख़ास तौर पर कुछ लोग तो होते हैं कि वो स्लिम स्मार्ट रहने के लिए भी जिम को तरजीह देते हैं, तो रमज़ान में ज़ाहिर है रूटीन चेंज होती है, तो आपको कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो करनी चाहिए, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर रमज़ान में कौन सा बेस्ट टाइम है जब आपको जिम जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर बहुत से लोग ये इरादा रखते हैं कि जैसे रोज़े आएंगे जनाब मैं जिम स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनली भी अगर देखा जाए एक्सरसाइज करने की बहुत वो प्लान करते हैं। तो इसी मुनासबत से हमने शाहिद साहब को आज मदऊ किया है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप पहले भी पाकिस्तान में आते रहते हैं और उसी तरीके से माशाल्लाह आज भी आप जो है वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों की ज़रूरी है दोनों की रहनुमाई के लिए मौजूद है। दोनों की रहनुमाई के लिए मौजूद है, बिल्कुल सही। तो शायद सबसे पहले तो रमज़ान की आमद है, और क्या मामूल होना चाहिए एक्सरसाइज का, और क्योंकि डाइट रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो ड्यूरिंग जिम ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या इसमें कोई डाइटरी प्लान भी होता है? बिल्कुल, जिस तरह यानी कि रमज़ान में हम जितने भी इबादत करते हैं उसका हमें डबल ट्रिपल हमें स्वाब मिलता है। इसी तरह से जो आप वर्कआउट करते हैं रमज़ान में, जो लोग पूरा साल कहते हैं जी मैं वर्कआउट करता हूँ, मैंने बड़ी जान मारी है लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। रमज़ान एक ऐसा होता है ना कि ब्लेसिंग वाला महीना है जिसमें आप अगर वर्कआउट करते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि मेरी डाइट का जो इशू है। अगर आप अफ्तार से पहले आप 1 घंटा पहले अगर आप वर्कआउट करते हैं, 30 मिनट्स करते हैं वर्कआउट, कोई इस पर देखें बॉडी में जो हम वैसे नॉर्मल रूटीन में हम कहते हैं कि जी आपको कंट्रोल करना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो वो ऑलरेडी जो है ना अल्लाह की तरफ से हमारी जो ना बॉडी में उन चीज़ों की ऑलरेडी कंट्रोल हो चुका होता है। Alright. हम फास्टिंग में होते हैं, मतलब 13-14 घंटे रमज़ान में एक्सरसाइज का जो फ़ायदा है वो भी डबल ट्रिपल टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ा जो है ना इस पे हम लोग जो है ना थोड़ा सा हमारा नॉर्मल एक इमेज बन चुका हुआ है कि रमज़ान जो है ना जैसे ही 5-6 बजते हैं तो जैसे मैं जान नहीं रहनी। आप सिर्फ अपने आप को समझाने की बात है कि मुझे अफ्तार से पहले जो है जिनको वेट लूज़ करना है वो अच्छा, इसमें 2 पोर्शन है। एक वो हैं जिनको वेट लूज़ करना है, जिनको स्लिम स्मार्ट लीन फिट होना है, एक उनके लिए। एक वो हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है कि मेरी जो फिटनेस है ये ऐसे ही रहे, क्योंकि आफ्टर 30 डेज़ बॉडी जो भी है मसल जो है ये रिड्यूस होते हैं, आपका जो वेट जो है ये लूज़ होता है। अगर मैं रेगुलर करता हूँ, मैं जितना भी कर लूँ, मेरी जितनी भी डाइट हो, आफ्टर 30 डेज़ जो है ना मेरी जो मेरे मसल में मेरी बॉडी में
फ़र्क आएगा। ठीक है, लेकिन वेट गेन की एक्सरसाइजेस तो नहीं हो सकती रोज़ों में, बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना? बिल्कुल। एक चीज़ तो बिल्कुल टोटली माइनस है, मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, और मैं इसको गेन नहीं कर सकता। हाँ, सही। गेन करना इस पूरे महीने में मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल है। ऑब्वियसली आप सहरी के बाद तो एक्सरसाइज कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, और पूरे दिन में भी आप करेंगे तो आप कोई शेक, प्रोटीन्स ये सब तो ले नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो इसलिए मेंटेन रखना अपने आप को। देखिए, बॉडी के अंदर जो है ना हमारा 75% जो है ना वाटर है। हमारी जितना भी देखें, अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी तो आप कह लें कि आप किसी भी काम के रहते नहीं हैं। यस, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? आपके जिस्म में अब जान नहीं होती, एनर्जी लेवल बड़ा डाउन हो जाता है। तो आपने करना क्या है कि अफ्तार से पहले, ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को स्लिम करना चाहते हैं, जिनका टारगेट है कि हमने रमज़ान के महीने में हमने फिट होना है, वो अफ्तार से 1 घंटा पहले वर्कआउट करें। और ये जितनी भी हमारी डिस्कशन है, जितना भी ये हम अपने व्यूज़ को जो चीज़ बताना चाह रही है, उनके लिए है जो लोग जिम नहीं जाते। मेरा जितना भी घर बैठे बिल्कुल, ये जितना भी हमारी डिस्कशन है, हमारा मैसेज उन लोगों के लिए है जो घर पे होते हैं, जो बाहर नहीं जा सकते। ये वो है कि अपने आप फास्टिंग में वर्कआउट जो है ना वो कर लें। नाइस। और अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि अगर आपने पेट कम करना है, अपना मोटापा कम करना है, तो ये बेस्ट महीना है साल का। ऐसा ही है, बेस्ट महीना है कि ये बेस्ट महीना है। मैंने बताया ना जिस तरह इबादत पे आपको डबल इम्पैक्ट, डबल स्वाब मिलते हैं। आप वर्कआउट भी करते हैं, जो भी आप करेंगे ना आपको डबल उसका इम्पैक्ट। लेकिन शायद साहब इसमें ज़रा टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा सवाल होता है, ख़ास तौर पर जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो इबादत भी होती हैं, फिर आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सोच रहे होते हैं नहीं अब मुझे सो जाना चाहिए, मुझे रोज़ा लग रहा है और जब मैं सोऊंगी तो मेरा वो टाइम गुजर जाएगा। तो इस सूरत में किस तरह से मैनेज करना चाहिए टाइम को, ताकि थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी हो सकें और आप इबादत भी प्रॉपर तरीके से कर सकें? अच्छा, ये कि जो आपको ऑब्वियसली मॉर्निंग में आपने जो है अपने काम भी करने हैं, अपने ऑफिस वगैरह भी जाना है आपको, क्योंकि ज़ाहिर है एक मुस्लिम कंट्री है तो उसमें हमें हम ऑफिस से हमें जल्दी ऑफ भी मिलता है, हम रेस्ट भी कर सकते हैं। हमें फ़िटनेस के लिए हमें वर्कआउट जो है वो हमें अफ्तार से 1 घंटा पहले, ताकि हमें एक तो हमें अपनी इंकरेजमेंट के लिए कि 1 घंटे बाद मुझे खाने को मिल जाएगा। अगर आप इसे पहले कर लेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। सही। उतनी देर जो ना 3-4 घंटे जो है वर्कआउट के बाद उसको कंट्रोल करना, सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। आप 1 घंटा करते हैं, फॉर 30 मिनट्स कर लेते हैं, तो उस 30 मिनट्स के बाद जो है ना आपके, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस है 4 to 5 डेज़ की, उसका रूटीन बन जाएगी। उसके बाद ऐसी रूटीन बनेगी, ऐसा मज़ा आएगा कि वो कहेगा कि आप जब तक आप वर्कआउट नहीं करते अफ्तार से पहले आप इंजॉय नहीं करेंगे। और आप ऑनेस्टली जो होता है ना कि आफ्टर लाइक 15-20 रोज़ों के बाद जो है आपने देखा होगा कि जो है ना वो थोड़ा सा फेस डल हो गया है, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो गया है, तो आपके अंदर इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं होंगी। तो कितना टाइम करनी चाहिए वर्कआउट अफ्तार से पहले जो आप कह रहे हैं? आप स्लोली इसको करते हैं, आपके जी मुझे ना 30 मिनट्स हैं मुझे स्पेंड करने हैं। ओके, ठीक है, उस पर ज़रूरी नहीं है कि आप 30 मिनट जितना आप कर सकते हैं, जितना फिर बात आती है स्टेमिना, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल क्योंकि जो है रोज़े में ऑलरेडी आपकी बॉडी में एक जो वीकनेस वाला जो इम्पैक्ट है मेंटली जो है ना वो आ चुका होता है। तो आप जब आप पहले दिन करेंगे वर्कआउट 10 मिनट्स करेंगे, फिर नेक्स्ट डे आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स, टारगेट ये 30 मिनट्स के लिए रूटीन अपने को बिल्ड करनी है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, खैर थोड़ी हम खुराक पर, फूड पर भी बात करेंगे कि सहरी में क्या खाया जाए कि आप अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे एनर्जीज रहें आपके अंदर, बिल्कुल लेज़ी ना हो जाएं, या फिर आपने एक्सरसाइज करनी है की और फिर अफ्तारी हुई तो फ़ौरन से ये नहीं कि समोसे पकौड़े खा लिए, उस टाइम क्या खाना है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिएगा सब सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सब सवेरे पाकिस्तान। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है। ब्रेक से पहले भी जैसे कि हमारे साथ शाहिद साहब बता रहे थे
कि हमें किस टाइम पर रमज़ान में एक्सरसाइजेज करनी चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम कुछ बात करेंगे डाइट की कि हमें सहरी और अफ्तारी में क्या क्या खाना चाहिए जो हमारा जो एक बैलेंस डाइट है वो पूरा दिन हमें प्रोवाइड कर सके और हम हेल्दी, सेहतमंद और तवाना रहें। जोहा अकरम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक है? जी बिल्कुल, हम ठीक ठाक। बात हम कर रहे हैं कि रमज़ान से पहले हमारी खुराक क्या होनी चाहिए, रमज़ान के दौरान जब आप रोज़े के साथ हैं तो सहरी अफ्तारी में क्या खाना चाहिए ताकि आप फिट रह सकें। तो पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि खुराक का हमारी फिटनेस से कितना अमल दखल है। अच्छा, खुराक का हमारी फ़िटनेस से कितना अमल दखल है, इससे पहले मैं ये चाह रही हूँ कि बता दूँ कि फ़िटनेस है क्या। ठीक है, फ़िटनेस जो है वो दो तरह की होती है। एक तो जी है मेंटल फिटनेस और नंबर 2 है जी आपकी फ़िज़िकल फिटनेस। और ये अक्वायर होती है तब जब एक तो नंबर 1 आपकी डाइटरी हैबिट्स जो है वो प्रॉपर हो और नंबर 2 आपके अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की लाइक 30 मिनट की 45 मिनट्स की वॉक करने की आदत हो। तो खुराक का अमल दखल बस बज़ाहिर यूँ ही लगता है कि बहुत कम है, लेकिन बेतहाशा है। इसलिए क्योंकि अगर प्रॉपर अमाउंट में कैलोरीज़ की इंटेक नहीं होगी तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी को बर्दाश्त करने होंगे। और ऑफ कोर्स अगर आपकी खुराक अच्छी रही तो आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, अगर खुराक नहीं सही होगी तो फिर डेफिनेटली फ़िज़िकल इनएक्टिविटी भी होगी, लेथार्जिक या फिर मूड स्विंग्स होंगे, मुख्तलिफ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। लेकिन इसके लिए ये भी एक पूरा पता होना चाहिए कि क्या फिर खाएं और कितना खाएं। बिल्कुल। आई एम श्योर कि प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होगा तो मैं जल्दी से इसको रैप अप कर देती हूँ थोड़ा सा इस तरह से कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो रेकमेंडेड है 45 से 65% तक और प्रोटीन जो है वो रेकमेंडेड है 20 से 30 और इसी तरह फैट्स भी 20% तक। तो मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि अगर दिन में मीडियम साइज़ की चपाती खाई जा रही है 2 दफ़ा, ठीक है, तो ठीक है। और फिर जो रात का डिनर है उसमें यूँ कर सकते हैं कि आधा या हाफ बॉल या 3/4 जो है इस तरह करके राइस का बोल ले लें। ठीक है। अच्छा, रोज़ों में रमज़ान चूँकि आ रहा है तो उसमें क्या रूटीन होनी चाहिए? सहरी और अफ्तारी, बहुत से लोग हमने देखा है सहरी भी पेट भर के कर ली, अफ्तारी भी पेट भर के कर ली और फिर आवाज़ार पेट पकड़ के बैठे होते हैं। उनके लिए क्या बताएंगे आप डाइटरी प्लान? रमज़ान में भी जो है देखिए ये रूल जो है ना 1 to all है कि ठीक है, रमज़ान की अपनी डाइट्स जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है हमें सामने आती है टीवी पर, सोशल मीडिया पर कि ये कर ले वो कर ले। लेकिन मेरा इसके बारे में जो बिलीफ है वो ये है कि रमज़ान से पहले भी खाने में एहतियात करनी चाहिए और रमज़ान के दौरान में भी खाने में एहतियात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़्यादती होगी, लाइक आप रिकमेंडेड जो डेली अलाउंस है उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस होगी। ठीक है शायद साहब, जैसे जोहा भी बता रही हैं कि रमज़ान से पहले भी आप वही डाइट लें और उसके बाद ड्यूरिंग रमज़ान भी आप वही डाइट लें। आपके ख्याल में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज भी कर लें रोज़े से पहले, तो क्या सहर और अफ्तार में कुछ डिफरेंट या कितना बैलेंस डाइट खानी चाहिए? यानी कि अफ्तार में जो है ना आप सहरी में जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप योगर्ट का यूज़ जो है दही ज़्यादा खाएं। ठीक है, इससे होगा कि आपका जो वो जो प्यास वाला जो ना एलिमेंट जो है वो काफ़ी आप इससे कवर कर लेंगे। ओके। बाकी आप रोटी है, आप एग जो है उसका यूज़ कर लें आप सहरी में। ठीक है, आपका जो ना एक देखें आपने पेट भी भरना है और आपने यहाँ से भी इसको भी फिट करना है आपने, ताकि मुझे पता हो कि मेरे अंदर कुछ है। ठीक है, यहाँ पे ज़हनी तौर पे ना आपका इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मैंने डाइट प्रॉपर ली है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर पॉसिबल है तो आप यानी कि सहरी में आप वाइट ओट्स जो हैं, क्वैकर जो है, दलिया जो है, इसका ये सहरी में आप इसका यूज़ कर लें। लो फैट्स हैं, लो शुगर होती है इस पर। आपको फिर बात है कि इसमें एनर्जी भी है और साथ आप जो ना प्यास वाली साइड से भी आप बच जाते हैं। और जो अफ्तारी है वो बहुत हमारी मैटर करती है। अच्छा, एक मेरा बिलीव है कि होता है ना रमज़ान में कि जिस तरह से कि मेरी बॉडी में कैलोरीज की कमी ना हो जाए, कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये कम ना हो जाए। माशाल्लाह हमारा डाइट जो है इतना ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम होता है रमज़ान में। मेरा बिलीव है, बल्कि हम लोग ओवर कर जाते हैं जितनी मुझे कैलोरीज वगैरह चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% डाइट आपकी बॉडी बैलेंस कर देती है उसको, बैलेंस कर देती है। ये कितनी मजे की बात है। ये रोज़ों की बरकतें हैं ये ये इस महीने तो क्यों और उसमें ज़्यादा जो ना हाई कैलोरीज फूड
फ्रूट जो है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम कितना शुगर इंटेक कर लेते हैं, शुगर अफ्तारी इंटेक करते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर भी हम बिल्कुल कोई इतना मसला नहीं होता उस पे। लेकिन क्या सिर्फ एक चीज़ बता दे कि जो अगर एक्सरसाइज करने वाले लोग जो अफ्तारी से 1 घंटा पहले कर रहे हैं, क्या अफ्तारी के बाद वो फ़ौरन से तली हुई चीज़ें लाइक समोसा पकौड़ा ये चीज़ें उनको बेनिफिट देंगी, या कोई एक ऐसी ख़ास चीज़ जो अफ्तारी के फ़ौरन बाद वो ले और उनके लिए फ़ायदा हो? फ्रेश जूस जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो इफ्तार करनी है, नॉर्मली जो ना घरों पे दूध सोडा वगैरह जो है ये यूज़ करते हैं, फ़ाइन। फ्रेश जूसेस फ्रूट्स का लाजमी इसका यूज़ ज़रा ज़्यादा करें, फ्रूट ज़्यादा। अच्छा जब आप फ्रूट्स वगैरह कर लेंगे तो आपका ज़रा थोड़ा सा जो फोकस है ना वो पकोड़े और समोसों की तरफ शायद कम हो जाए। देखिए मैं कहूँ जिससे आप कंट्रोल कर लें, शायद वो कंट्रोल उस तरह से ना हो सके, लेकिन जब आप जूसेस और फ्रूट्स का यूज़ आप ज़्यादा करेंगे, फ्रूट चाट बनी होगी, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर देगी। ठीक है। और बाकी जो है ना आपने कोशिश करें कि जहाँ पर आपने एक समोसा खाना है आधा खा लें। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, मैं ये चाहूँगा कि अब घर में बैठे वो लोग मर्द भी ख़वातीन भी जो अफ्तारी से 1 घंटा पहले आधा घंटा पहले एक्सरसाइज करना चाहें, मुख्तलिफ मसाइल हैं आपको पता है, फिट रहने के लिए भी या पेट अंदर करने के लिए भी या वेट लूज़ के लिए भी, तो आप एक्सरसाइज बताएं कौन कौन सी घर में हो सकती हैं, कौन कौन सी किस लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। मैं चाहूँगा कि आप आएँ। बिल्कुल बिल्कुल। आई स्टिल रिमेंबर कि लास्ट ईयर रमज़ान में मैंने 10 kg अपना वेट लूज़ किया था। क्या बात still है? एक्सरसाइज करके हल्की सी एक्सरसाइज, बाकी सिर्फ डाइट से किया था मैंने, और मुझे कोई वीकनेस भी नहीं हुई थी, कोई लेजीनेस भी नहीं हुई थी। जब भी आप कोई टारगेट सेट कर देते हैं, वो टारगेट जो है आप कर लें कि मैंने वेट अपना लूज़ करना है, तो आप मैंने कि कमिट कर लें, तो आप उस टारगेट को आप अचीव कर लेते हैं। बस कमिटमेंट करना ज़रूरी है। कमिटमेंट करना ज़रूरी है। फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अच्छा आपके साथ कौन है, इनका भी आप खुद ही तारीफ करा दें। और ये जो एक्सरसाइज करेंगे जो हमारी खवातीन घरों में बैठी हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होगा और वो कर सकती हैं। अना हमारी लेडीज़ ट्रेनर हैं। ओके। और शी इज़ ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट की बड़ी एक्सपर्ट है ये। ओके, वेरी नाइस। और बड़ी ज़बरदस्त ये ट्रेनर हैं, और हमारे पास बड़े जो है ना चैलेंजेस में लोग आते हैं आके, ज़्यादातर लेडीज़ का मसला होता है कि मेरी 6 महीने बाद शादी है तो मुझे अपना वेट लूज़ करना है, मुझे फिट कर दें। ओके, उनको ये ट्रेनिंग करवाती हैं, फिर लेडीज़ को फिर ये ट्रेनिंग कराती हैं। नाइस, ठीक है। नाइस। और उस पर हम काफ़ी जो है ना माशाल्लाह हमारा बड़ा एक नाम है इस चीज़ में कि हमने बड़े चैलेंजेस, हमने बड़े घर बसाए भी हैं। अच्छा, जो शादी के बाद भी ऐसी खवातीन आती हैं आपके पास जो कहती हैं अच्छा शादी के बाद मेरा वेट बढ़ गया, मुझे लूज़ करना है, तो क्या एक्सरसाइज, खासकर रमज़ान में डाइट तो कंट्रोल हो ही जाती है, एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? जी बहुत सारी आती हैं लेडीज़ की भी। पहले मैं ऐसे नहीं थी, आफ्टर बेबी मैं इतनी मोटी हो गई हूँ तो सारे मुझे कहते हैं, तो उसके लिए जो है काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने मोटापे को अपने ऊपर हैवी मत करें, ठीक है। और बार बार लेडीज़ को मैंने देखा है 1 वीक करती है, स्केल पे भाग जाती है, यार मेरा तो कम ही नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे नहीं करें, फ़ौरन से थोड़ी होगा, फ़ौरन से मत करें, ठीक है। आपकी बॉडी जो है आपको खुद बताती है कि यार आप लूज़ कर रहे हो, ठीक है। अपने मोटापे को अपने ऊपर हैवी मत करें, ठीक है। अपना वर्कआउट आप रेगुलर करते रहें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। अच्छा, ये शादी वाला बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि 6-6 महीने का टारगेट आता था आपके पास, मिनिमम कितना, 1 महीने का भी आया? देखिए 1 महीने बाद शादी है, 1 महीने में तो मेरे ख्याल में वेट कम होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। देखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, मैं ये नहीं बता सकती कि आप फर्स्ट टाइम आया मुझे बताएं मेरा कितने टाइम में, ऐसे नहीं होता। सबकी बॉडी लैंग्वेज लैदा होती है, कुछ स्किन का भी होता है। कुछ लेडीज़ की स्किन होती है बहुत हैवी किस्म की, मतलब टफ किस्म की होती है, उस पर वर्क ज़्यादा होता है। यस, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। यस, स्किन एक होती है थिक, हाँ ठीक है, जो थिक होती है उन पे बहुत ज़्यादा फैट्स मैटर ना, फैट्स कितने ज़्यादा आपके अंदर जमा हुए हैं, किस किस जगह पे बिल्कुल ही जम चुके हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि भी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, मेरे बच्चों ने छोड़ा, वो ज़ाया तो नहीं करना, मैंने खा लिया। प्लीज़ ऐसे मत किया करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
सवेरे पाकिस्तान। डिप्रेशन की है कोई एक्सरसाइज? एक्सरसाइज हाई डिप्रेशन के लिए सारी एक्सरसाइजेज जितनी भी एक्सरसाइज है। आप जब जिम के अंदर जाते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जिम में जब आप एंटर होते हैं बड़ा हाई वॉल्यूम म्यूज़िक जो ना चल रहा होता है। बेसिकली उसमें होता है कि आपको एक तो बाकी जो आपकी ज़िंदगी के जो मसले मसाइल हैं, जो टेंशन डिप्रेशन वगैरह हैं, उनसे आपका बिल्कुल आपकी इंटेंशन डाइवर्ट हो जाए। ऑलराइट, एक मिनट शाहिद साहब। मुख्तार साहब, सारी एक्सरसाइज कुछ भी कर लें, वॉक कर लें, जो भी एक्सरसाइज करनी है कर लें, ये डिप्रेशन के लिए होती है। आपको कोई भी डिप्रेशन है, गो फॉर एक्सरसाइज, गो टू जिम, गो टू वॉक, घर में भी कर सकते हैं सही। आप। और ये बड़ा इन्होंने अच्छी बात की, जब आप जिम जाते हैं तो आप टोटली जो आपकी टेंशन होती हैं आप उससे Release हो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। आप Yes. एक नए एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और फिर साथ साथ आप रनिंग भी कर रहे होते हैं, आपके मसल्स भी एक्टिव होते हैं, माइंड भी एक्टिव होता है, तो सारा डिप्रेशन तो वैसे ही चला जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मिल्क शेक वाला जल्दी से बता के तो फिर एक्सरसाइज मिल्क शेक, वो भाई जो उन्होंने बताया था कि मेरा जो है ना 113 से 103 उन्होंने किया है, उनको मिल्क शेक यूज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं वेट गेन कर लेता हूँ उससे। यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी मुझे हवा भी लगती है। आपने देखा होगा, कहते हैं मैं कुछ भी नहीं खाता तो होता है कि उनको जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। 103 जो है बड़ी अच्छी बात है, अपने बारे में इतना उनका कंसर्न है और फोकस है। पहली चीज़ है कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और उनको मज़ीद जो है इस पर वर्कआउट जो है वो करना चाहिए, प्रॉपर जिम ज्वाइन करना चाहिए। इनका जो वेट है इसको 80s में बिल्कुल लाना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जल्दी से आप खवातीन के लिए कुछ एक्सरसाइजेज और शायद साहब मर्द हजरात जो घर में करना चाहते हैं जल्दी से बता दें क्योंकि टाइम कम है। Okay. नाउ इट्स योर टर्न, जल्दी जल्दी बता दें। ये 2 3 4 एक्सरसाइजेज हैं, बड़ी इफेक्टिव हैं, बता दें। अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आगे जैसे कॉल आई थी, उन्होंने बोला कि भी बैकबोन में इनको पेन होता है, उसके लिए एक तो वो बेल्ट यूज़ कर लें, ठीक है। और बहुत काम ऐसे होता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से बैकबोन में पेन हो। बैकबोन में पेन की वजह होती है मोटापा, करके बताएं। ठीक है। एक्सरसाइज उसके लिए जो है मैं आपको ये एक्सरसाइज बताती हूँ जो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। श्योर, बिल्कुल। और ये बैकबोन के लिए आप ये घर में कर सकते हैं चेयर पे, ठीक है, अगर आपके पास चेयर अवेल है तो। सिंपली बीपी भी जो मिल्क शेक वाले थे वो कहते ठीक हो, वो कहते बेहतर हो गया। वो कह रहे थे पहले मुझे मसला था बीपी का, लेकिन अब बेहतर हो गया। अच्छा, ये क्या है एक्सरसाइज? ये वो एक्सरसाइज मैं आपको बताने लगी जिसमें बैकबोन आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो बेली के लिए है, ठीक है। ओके, नाउ ठीक है, आप अपनी लेग्स को ग्रिप करें, ठीक है, और काउंटिंग करें 20 टाइम। नाउ स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, 20 अपने शोल्डर को अप रखें, ओके, और ठीक है, ओके, ओके। ये grip बैली करें। के लिए? यस, ये बेली के लिए, लोअर बेली के लिए, ठीक है। अच्छा 20 टाइम आपने लेग्स को जो है वो बेंड किया और फिर आपने स्ट्रेट काउंटिंग की 20 टाइम, और ठीक है। शोल्डर नीचे नहीं लगने देना। ओके, बेंड करके shoulder up. काउंटिंग करनी है। काउंटिंग 1 to 20, ठीक है। Okay. नाउ स्ट्रेट। अच्छा, आप स्ट्रेट देखना आपने, ठीक है, स्ट्रेट 20 टाइम काउंटिंग की। नाउ रेस्ट 20 सेकेंड रेस्ट करें। नाउ अगेन, ठीक है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा आपको फर्क पड़ेगा बेली का और आपके बैकबोन में पेन नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट ठीक है? एक्सरसाइज जल्दी से इसके बता दें। अलावा आप बॉल ले लें, बॉल, कोई भी बॉटल ले लें, अगर आपके पास बॉल नहीं अवेल है तो बच्चों का तो होएगा बॉल। वाटर बॉटल ले बॉल लें, तो होगा सबके घर में। यस, ठीक है। और बैक बोन स्ट्रेट। नाउ 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से आप 20 रैप्स। ये एक्सरसाइज भी बेली के लिए? ये कमर पे तो लेडीज़ को भी तो कमर की शेप भी तो Yes, चाहिए yes, होती है ना, yes. वो बेली की और ये साइड्स की, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो है आप ट्विस्टर यूज़ करें। ट्विस्टर में अगर भी, ट्विस्टर नहीं है आपके पास घर में, अगर आपके पास ट्विस्टर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, फिर ट्विस्टर थोड़ा सा काम इसके कर लिए फिर जो ना एक हम इस तरह ये रॉड जो है बाहर हम साथ लेके आए थे, इसका यूज़ करें। ये ऐसी चीज़ अगर जो ना twister घर नहीं पे है। अवेलेबल हो ही जाती है, हाँ हाँ, यस, ठीक है ना। इसको जो है इसको शोल्डर पे रखना है, शोल्डर पे रख गंडासा। के गंडासा समझ। और ठीक है। शोल्डर स्ट्रेट और रखना। ये ओके, ये भी ट्विस्टर है। ये भी ट्विस्टर है ये, और ये बहुत इफेक्टिव है। इससे एक तो आपकी जो है ना जितना भी आपके जो रिजल्ट्स वगैरह जो हैं वो जल्दी मिलेंगे। और आप अच्छा, जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई वेपन जो है ना जब आप यूज़ करते हैं, कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है।
तो इसलिए ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि साथ कुछ ना कुछ जो है ना, जिस तरह ये डंबल्स हैं, ये बॉल है, ये बार है, इसका यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑलराइट जी, कॉलर है हमारे साथ, जावेद अख्तर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा था जी, मेरी एज 72-73 है जी, और इफ्तारी से पहले कौन सी एक्सरसाइज फिजिबल है मेरे लिए? ऑलराइट ठीक है जी, जावेद शाहिद साहब, आप वेट ज़्यादा तो नहीं आपका, दुबले पतले? मैं दुबला पतला भी नहीं हूँ, मोटा भी नहीं हूँ, All और right. मैं 12 महीने एक्सरसाइज करता हूँ। माशाल्लाह। आई मेक अ वॉक ऑफ 1 hour एटलीस्ट माशाल्लाह। इन द मॉर्निंग। वेरी नाइस डन जावेद साहब। अभी बताते हैं आपको कौन सी एक्सरसाइज जावेद साहब कर सकते हैं। पहली बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है 72 और ये जो जज्बा जो है ना, ये सभी में होना चाहिए। सभी में। ठीक है उनकी ना? आवाज़ से लग रहा है कि हाँ, उनकी आवाज़ से लग रहा है कि वो जो है ना, मुझे लग रहा था जैसे कोई 50s के में होंगे ये, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो उनके लिए ये है कि आपने जब वर्कआउट शुरू करनी है इफ्तार से पहले, सबसे पहले अपने आप को जो है ना, आप वार्म अप जो है वो कर लें। ओके, वार्म अप करना है। ओके। वार्म कर रहे हैं। और एक एक्सरसाइज है, मैं जब भी आता हूँ, मैं यहाँ पर भी मैं जो हमारा अपना जो जिम जो है वहाँ पर भी मैं पुशअप्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि पुशअप जो है आपकी रिस्ट, आपके आर्म्स, आपकी एल्बो, आपके शोल्डर, आपकी बेली, इवन कि आपकी थाइज जो है, सारे ये मसल्स पूरे, work ये एक पूरा कंपाउंड है ये। तो इसको आपने मिस नहीं करना। इस दफ़ा एक ये हम मसाज जो है ना, ग्रिप्स, पुशअप ग्रिप्स जो है, ये साथ लेके आया हूँ। इसको अगर क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसको अगर आप घर पे रख लेते हैं तो आप इसको ज़रा आप इंजॉय करेंगे और प्रॉपर तरीके से आप जो है ना पुशअप्स आप कर सकते आपकी हथेलियों पाम पे ज़्यादा वजन नहीं हैं। आएगा। वजन नहीं आएगा। नॉर्मली होता है कि मेरा हाथ स्लिप ना हो जाए, यस, उतनी इससे ज़रा पावर होती है, आप इसे ग्रिप कर लेते हैं। ओके जनाब, ये हैं पुशअप्स। अच्छा, जिनका स्टेमिना नहीं है वो कोशिश करें कि यहाँ बैठ खड़े हो जाएं, 2 या 3 करके पॉज लें, फिर ओके ओके, ये हो गए पुशअप्स। ये अफ्तार से पहले, ये अफ्तार से पहले जो है ये कर लें। बाकी अगर घर में कोई स्टूल वगैरह है, अगर स्टूल है तो आप स्टूल को जो है ना बैठ के, क्योंकि बेसिकली आपने करनी है एक एक्टिविटी कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ स्वेटिंग जो है ना वो हो जाए। ओके, ये बेली के लिए, ये बेली के लिए है। ग्रेट, ओके। बहुत आसान भी है। एक्सरसाइज जितनी आसान होगी आप उतनी मज़े से करेंगे। इसी स्टूल के साथ आप एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आए, ओके, ये देखें जी, इसी स्टूल के साथ आप एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज भी, ये देखें जी, आप यूँ रखेंगे बाजू, यूँ रखेंगे स्ट्रेट, 1 2 3, गुड ये आपकी ट्राइसेप की भी सर, टीम ज़बरदस्त है। इसी ओके, खुशी में ब्रेक लेते हैं इसी बात पे और फिर ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सबसे बड़े पाकिस्तान। अभी इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कि मैदे की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और कौन सी ग़िज़ा है जो इन बीमारियों से हमें महफूज रखती है और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं या ओवर ईटिंग जिसे हम कहते हैं जो इन बीमारियों की तरफ हमें ले जाती है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और ख़ासतौर पर रमज़ान की बात करेंगे हम। बिल्कुल, रमज़ान का फोकस हमारा इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले 4-5 दिन में इंशाल्लाह एक बाबरकत महीना जो है शुरू हो जाएगा और रोज़े की रूटीन जो है वो ऐसे रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल ये डिस्टर्बेंस ना हो, ओहो मैंने काम पे जाना है या मैंने बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो कि स्टमक से रिलेटेड हैं, बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो कि भूख प्यास से रिलेटेड हैं। तो ये सारी डिस्कशन अभी हम करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अज़हर साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं सर। खैरियत से आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हमारे साथ हैं डॉक्टर फैसल, हर्बलिस्ट हैं आप, लाहौर स्टूडियोज़ में ही आज हमारे साथ हैं, अपनी सारी चीज़ों के साथ मज़े की चीज़ें आपके पास हैं। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। ओके, खीरा, लुकाट
और भी बड़ी मज़े की चीज़ें, चीकू, सब कुछ नज़र आ रहा है। ओके डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं मैदे के कुछ मसाइल जो कि हमें सहरी और अफ्तारी में बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। सहरी जनाब कर लो जी, ठोस लो सारा कुछ अंदर, पूरा दिन भूखा रहना है, बहुत से लोगों का ये माइंडसेट होता है। रोज़े में इबादत और उसका सवाब, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। ऑब्वियसली जब आपने काम पे भी जाना होता है तो आपका जो सहरी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, फोकस बहुत ज़्यादा उस पर होता है। जी। तो ओवर ईटिंग से बचना कैसे मुमकिन हो सकता है? किस तरह हम, क्या घंटा पहले सहरी शुरू कर लें या क्या करें? किस तरह इन मसाइल पर हम काबू पाएँ? अच्छा, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जी। एक तो चूँकि हमारी मई जून के महीने में जो रोज़े होते हैं थोड़े से प्रोलॉन्ग होते हैं जी, 15-16 घंटे की फास्टिंग, और डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जी। तो हम कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए सहरी के वक्त कि हम इन सारी चीज़ों से बच सकें, और इसी तरह हम इफ्तारी के वक्त हमें क्या लेना चाहिए कि हम ओवर ईटिंग से बच सकें। स्टमक मैदे से मुतल्लिक़ 2-3 इश्यूज़ स्पेशली जो जिन लोगों के थोड़े से पहले से प्रॉब्लम चल रहे होते हैं उनमें इशू और एग्रीवेट होने के चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर मैदे की तेज़ाबियत है जैसे वो बढ़ जाती है, रिफ्लक्स डिजीज़ अक्सर बढ़ जाती है, और ऐसे लोग जिनका पहले से कोई अल्सर का प्रॉब्लम चल रहा हो तो चांसेस हैं कि ओवर ईटिंग जो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना, क्योंकि ये रिस्क होता है कि 15-16 घंटे हमने कुछ नहीं खाना तो ऑल ऑफ ए सडन ढेर सारी चीज़ें मॉर्निंग पे हम खा लेते हैं। तो चंद चीज़ें हैं जिनमें हम समझते हैं कि ये चीज़ें आप ज़्यादा खा लें ताकि आप ओवर ईटिंग से बचें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप थोड़ा सा जल्दी उठें और कोशिश करें कि अपने खाने की जो टाइमिंग है थोड़ी सी उसको एक्सपेंड करें, बढ़ाएं। बजाय इसके कि आप एंड टाइम पे उठें और 10 मिनट में फटाफट सहरी की और उसके बाद आप, तो चंद चीज़ें ऐसी हैं कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, और अपनी सहरी के अंदर ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तली हुई चीज़ें आपके मैदे के जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्ट करने के लिए ख़ास मिकदार में है। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं और स्पेशली तली हुई चीज़ें खाते हैं तो वो ज़्यादा देर स्टे करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं एहतियातें भी और कुछ इंस्ट्रक्शन भी, क्या ये सब पर लागू होती हैं या वो लोग जो ऑलरेडी स्टमक के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं, उन्हें तेज़ाबियत होती है, अल्सर होता है, या इसके अलावा भी उनका स्टमक ठीक नहीं रहता, रोज़े चीज़ हज़म नहीं होती प्रॉपर्ली? जी मैं बताता हूँ जी। रोज़े के साथ होता ये है कि जी जो ऑलरेडी प्रॉब्लम जिनको थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है तो उनके चांसेस हैं कि प्रॉब्लम एग्रीवेट कर जाएगा, और इवन जिनका नॉर्मल मैदा है उनमें भी थोड़े से रिफ्लक्स के इश्यूज़ आते हैं, एसिडिटी के, तेज़ाबियत के इशू आते हैं। तो उनके लिए कुछ रहनुमा उसूल ये हैं कि आप थोड़ा थोड़ा खाएँ और मॉर्निंग का जो टाइमिंग है खाने की उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, और खाने में थोड़ी सी अपने खाने की चीज़ों को सिलेक्टिव कर दें। मिसाल के तौर पर आप मॉर्निंग पे कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मिसाल उसमें रोटी सबसे बेस्ट है, और उसमें फीजी ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सोडा ड्रिंक्स से इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उस साथ साथ आप सादा खुराक इस्तेमाल करें, रोटी के साथ कोई शोरबा, कोई बेशक चिकन का ले लें, कोई वेजिटेबल शोरबा ले लें, वो सबसे बेस्ट है। और ओवर ईटिंग, पानी की 3-4 गिलास इकट्ठे पी लेने से बाद आपका मैदा अचानक ऐसे फूल जाता है और उससे गनूदगी एक आ जाती है। तो हम डॉक्टर साहब, क्या रोटी के अलावा, रोटी जो हम गंदम खाते हैं उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है कि हम खाएं तो बहुत एक्टिव रहें या हमारी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू सारी पूरी हो जाए? हम समझते हैं कि मॉर्निंग पे अगर आप सहरी में 1 गिलास दूध ले लें तो बहुत अच्छा है जी। इसी तरह आप 1-2 बनाना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय, कॉफ़ी और सोडा ड्रिंक्स उनका इस्तेमाल कम से कम रखें, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें सब इन सारी चीज़ों में कैफीन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली जिस्म से आपका पानी का अखराज ज़्यादा निकालती है जी। घर के टोटके, क्या ये ठीक होता है या प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? अच्छा, वैसे हमारे यहाँ ये चूँकि बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि जिसको मैदे की हल्की सी जलन होती है हम कहते हैं कि जी वो ओमेप्राज़ोल किसी फॉर्म में भी लेना शुरू कर दे जी। वो ऑन एंड ऑफ मे बी एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, प्रॉपर एग्जामिनेशन के अलावा ये दवाइयाँ इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इस्तेमाल, यही ओमेप्राज़ोल लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से आपकी इवन हड्डियाँ कमज़ोर करते हैं, आपके और इश्यूज़ भी काफ़ी सारे आते हैं। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, ये ठीक है जी। स्टमक के प्रोटेक्टिव के साथ बाद को डिफेक्टिव मैकेनिज्म भी एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट्स पे ज़रूर आऊँगा, मैं चाहूँगा पूरा साइड इफ़ेक्ट्स पे हम ओमेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल सब पे इन बात
करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर फैसल से हम जानते हैं जनाब सहरी और अफ्तारी में क्या खाएं। डॉक्टर साहब, अरूबा का प्रॉब्लम, उनकी वालदा का भी खाते कम हैं लेकिन वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटापा, पेट का फूलना, ये सारे मसले हैं। ऐसा उनके मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हुआ है, उसको बूस्ट अप करने के लिए बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे दारचीनी है, उसका कहवा पिया जा सकता है और उससे जो है मेटाबॉलिज्म आपका बेहतर हो जाता है, तो मोटापा जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो जो है उनका जो प्रॉब्लम था कि उनको थायराइड का भी इशू था और मोटापा था, गॉल ब्लैडर का था और हाँ यस, और दूसरा वो ये बता रही थी कि शी इज़ जस्ट 17 और वेट उनका 53 है। यस। अच्छा, उसके लिए एक चीज़ मैं लेके आया हूँ, ये अभी दिखा भी देता हूँ आपको। ग्रीन कॉफ़ी इसको कहते हैं। ग्रीन कॉफ़ी का कहवा अगर ये पीना शुरू कर दें तो इससे उनका रिमार्केबली वेट रिड्यूस होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये कॉफ़ी हो गई, दारचीनी हो गई, ये सारी वो चीज़ें हैं जो सर्दियों में तो हम बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्या गर्मियों में भी उसी तरह करते रहे? कर सकते हैं, गर्मी तो नहीं हो जाएगी? अच्छा, कॉफ़ी में ग्रीन कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ। ओके, दैट इज़ अनरोस्टेड। अनरोस्टेड, हाँ, अनरोस्टेड कॉफ़ी होती है। इट इज़ कॉफ़ी, लेकिन उसमें जो उनसे एंजाइम्स है वो चेंज हो जाते हैं। रोस्ट होने के बाद उसके जो उनसे कैफ़ीन वगैरह है वो ज़्यादा हो जाती है। ग्रीन कॉफ़ी में वो इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं जो आपको ग्रीन टी में मिलते हैं। ओके, ठीक है, तो ये ग्रीन कॉफ़ी इस वक्त हाईली रिकमेंडेड। एक दफ़ा कैसी होती है? जी मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ, बड़ी यूज़फुल लग रही है। और ये एज सच अगर इसको फोकस कर सकें कहाँ से, हाँ यस, ठीक है, तो ये जो उनसे है ग्रीन कॉफ़ी है, अनरोस्टेड कॉफ़ी। ओके, और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इसमें से 5-6 दाने रात को पानी में डाल दीजिए, तो सुबह तक पानी जो उनसे आपका बिल्कुल ब्राइट ग्रीन कलर का हो जाए। डॉक्टर साहब दिखाइएगा ज़रा, ये लीजिए, ये फोकस कीजिए जी, ये है जी ग्रीन कॉफ़ी, ये ग्रीन अनरोस्टेड। ठीक है, हाँ जी, जैसे नाइस, ये ग्रीन टी का काम करेगी। और इसे आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में 5 से 6 कप जो उनसे हैं वो सेफली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि इसका फ़ायदा ही होता है। ऑलराइट, तो इससे उनका जो उनसा मोटापा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर आप इसको सर्च भी कीजिए तो इससे मोटापे के लिए बेहतरीन और सेफेस्ट चीज़ मानी जाएगी। ऑलराइट, ऑलराइट। तो बाकी जो उन्होंने बताया था कि उनका एक और खातून थी, उन्होंने कहा था कि गॉल ब्लैडर उनका निकला हुआ है, तो उनको हम एज सच रिकमेंड करते हैं कि आप फैट्स में जो उनसे रिफाइंड फैट्स हैं उनको मत लें, उसकी जगह आप ऑल्टरनेट कर दें नेचुरल जो ऑयल्स हैं उनको, स्पेशली कोकोनट ऑयल को। सुबह सवेरे पाकिस्तान। क्या मशरूब पीने चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, और पानी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए? अगर सादा प्लेन वाटर अच्छा नहीं लग रहा तो फिर उसमें क्या चीज़ें शामिल करके हम पी सकते हैं सेफली? इस वक्त तो सीज़न ऐसा है जिस वक्त आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसकी स्मूदीज़ बनाई जा सकती हैं, उसके लेमनेड्स बनाए जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप सादे पानी पे या जो उनसे मार्केट के बने बनाए शरबत हैं उन पर गुजारा करें। इस वक्त लोकाट अवेलेबल है मार्केट में। लोकाट, चीकू और नारियल के पानी के साथ अगर आप इसका ड्रिंक बनाते हैं तो ये आपको पूरे दिन की थकावट, पूरे दिन की जो उनसी कमज़ोरी है वो सारी एक गिलास से आपकी ख़त्म हो जाती है। नाइस, क्योंकि कोकोनट वाटर जो उनसा है दैट इज़ फुल ऑफ मिनरल्स और जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब उसमें मिल जाते हैं। ये जो उनसा है हमारा लोकाट, इसमें सारे के सारे वाइटामिन्स जो उनसे बहुत ज़्यादा मकदार में। नाइस। और चीकू जो उनसा है दैट इज़ फुल ऑफ शुगर, नेचुरल शुगर है, तो आपकी जितनी वीकनेस पूरे दिन की हुई होती है वो आपकी एकदम बूस्टअप हो जाती है। ऑल राइट। सहरी में क्या चीज़ ऐसी पी जाए या खाई जाए कि पूरा दिन प्यास का एहसास ना हो आपको? हाँ, सहरी में एक तो पराठों को अवॉइड कीजिए, ठीक है। खुश्क रोटी खाएं। सॉरी, खुश्क रोटी खाएं। खुश्क रोटी खाएं। अच्छा, रोटी में भी फिर वैरायटी लेकर आएं। मतलब आप गंदम का अगर खाते हैं तो गंदम आपको इतनी देर तक एनर्जी नहीं देती जितनी दूसरे ग्रेन्स दे सकते हैं। जैसे बाजरा है, जौ है, ये वो है जो स्लो रिलीजिंग है। मकई भी? हाँ, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनके स्लो है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते हैं बॉडी में और आपको पूरे दिन जो उनसे आपको एनर्जेटिक रखते हैं। इसके अलावा किनवा है,
किनवा जो उनसा दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। आप अपनी सहरी में या इफ्तारी में किसी भी एक टाइम पे किनवा को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। किनवा क्या है? किनवा इज़ अ सीड्स, ओके। लेकिन इसको सीरियल्स में लेके आ रहे हैं और इस वक्त ये पूरी दुनिया में सुपर फूड्स में आ रहा है। अभी है यहाँ पे? जी मेरे पास आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ये है किनवा। ओके, ये सीरियल्स में भी यूज़ हो रहा है? ये एज सच सीरियल में ही आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली सीड्स की कैटेगरी में आता है अगर इसको हम बोटानिकली देखते हैं। ओके, ठीक है। ये और किनवा, ये किनवा, और इसको जो उनसा है आप एक प्याली अगर बना लेते हैं तो ये एक प्याली में कहा यह जाता है कि इसमें और मोरिंगा में पूरे दिन की जितनी आपकी मल्टीविटामिन्स की, मिनरल्स की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सारी इन दो चीज़ों में आपको मिल जाती है। और किस में, दूध में खाना है इसको? नहीं, इसका तरीका ये होता है कि जैसे चावल पकाते हैं इसको ऐसा उस तरह पकाया जाता है कि एक हिस्सा किनवा लेते हैं और दो हिस्से कोई भी लिक्विड, पानी या यखनी, कोई भी चीज़, और ये 15 से 18 मिनट्स लेता है पकने में। उसके बाद ये थोड़ा सा फूल जाता है। फिर चाहे आप इसके सैलड बना लीजिए, चाहे आप इसको एक फ्राइड राइस की जगह राइस को अल्टरनेट कर दें किनवा के साथ, तो ये आपका बहुत बेहतरीन मील बन जाता है। डॉक्टर साहब, वो जो शुगर के पेशेंट थे कि उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए? शुगर के लिए एक तो शुगर इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनी फास्टिंग। शुगर वाला मरीज़ रोज़े रख सकता है बशर्ते कि उसको अपने शुगर के डॉक्टर से एक दफ़ा रमज़ान शुरू होने से पहले ज़रूर अपॉइंटमेंट सेट करनी चाहिए, ताकि काफ़ी सारी दवाइयाँ ऐसी अब अवेलेबल हैं मार्केट में जो सेफ़ हैं, आप उसके साथ रोज़ा रख सकते हैं। शुगर, दिन को शुगर डाउन होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन साथ साथ यकीनन आप जब अपॉइंटमेंट अपनी सेट करेंगे और वो आपको काउंसिल करेंगे कि ये खुराक आपने खानी है और इतने घंटे बाद आपने रोज़े के साथ शुगर चेक करनी है और इस लेवल पे आपने खुदा न खासा शुगर डाउन हो रही है, तो आप डेफिनेटली आपको मेडिकली रिकमेंडेड है कि आप उस वक्त यू हैव टू टेक समथिंग। ओके, और जो मैदे के अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं, जो लोग जी बिल्कुल, मैदे के भी रोज़े की छूट तो नहीं है? रोज़े की छूट तो देखिए, रोज़ा जो है ना, ये मैं समझता हूँ इंसान का और अल्लाह का आपस का मामला है जी। लेकिन हम ये ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि जी कि रोज़ा किसी बीमारी में भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर आपको कोई खुदा न खास्ता कोई टर्मिनल डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल किसी को खुदा न खास्ता गुर्दे बहुत ज़्यादा फेल हो चुके हैं और वो डायलिसिस करा रहा है, ठीक है, उसके लिए रोज़ा रखना मुश्किल है, या जिगर जिसका बहुत ज़्यादा जवाब दे गया है उसके लिए रोज़ा रखना, क्योंकि शुगर डाउन होने के चांसेस होते हैं ऐसे मरीज़ों में 15 से 16 घंटे की फास्टिंग। और ये भी है कि जब डिहाइड्रेशन होती है रोज़े के साथ, तो ऑलरेडी ये गुर्दे का मरीज़ के जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाते हैं। ओके, अच्छा, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे जो कि स्टमक के अमराज में मुब्तला के, जो बहुत से लोग ओमेप्राजोल या इसोमेप्राजोल या जो जिस भी फॉर्म में सॉल्ट को ले रहे हैं, वो कितने घंटे बाद या कितने घंटे के अंदर अंदर नाश्ता करें, या क्योंकि ऑब्वियसली खाली पेट लेना होता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म इसका जो यूज़ है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ जल्दी से आप। ये जो ओमेप्राजोल है ना, ये बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हो रहा है जी, बिकॉज पाकिस्तान में शायद चेक एंड बैलेंस इतना नहीं है, जिसकी वजह से आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल जाती है। आप किसी भी फार्मेसी पे जाते हैं और कहते हैं कि आप ओमेप्राजोल किसी नाम का कहें, वो आपको दे देते हैं, कोई दवाई आप मांगे वो दे देते हैं। अच्छा, ये जब तक इंडिकेशन ना हो आपको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो ईयर्स एंड ईयर्स इन दवाइयों को इस्तेमाल करता है, उनके बड़े लीथल किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो ओमेप्राजोल है ना, आपके मैदे की जो pH जिसको हम तेज़ाबियत कहते हैं उसको डाउन करता है फॉर 24 आवर्स। एक कैप्सूल 24 आवर के लिए आपका जो मैदे की तेज़ाबियत है उसको 0 पे लेके जाते हैं। ठीक है, आल दो तेज़ाबियत आपका एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, आपके मैदे को बहुत सी चीज़ों से बचाता है। इसके साथ साथ तो तेज़ाबियत तो आपकी कम होगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को रोकता है। और ढेर सारे साल्ट्स हैं लाइक मैग्नीशियम है इनके। अब जब इनकी लॉन्ग टर्म में ब्लड के अंदर लेवल्स मेंटेन नहीं रहते तो क्या होता है जी, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आपको मैग्नीशियम की कमी से आपके खुदा न खासा हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कॉमनली बुज़ुर्गों में फ्रैक्चर देखे गए हैं। ठीक है जी, इस तरह कुछ लोगों को खुदा न खास्ता बुज़ुर्गों में स्पेशली नमूनिया के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस ओमेप्राजोल के लॉन्ग टर्म लेने की वजह से। तो इसलिए मैं सजेस्ट उनसे ये करूँगा कि एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए जो डॉक्टर रिकमेंड करता है वही सेफ पीरियड है जी। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, अदरवाइज ये साइड इफ़ेक्ट खुदा न खास्ता किसी को भी आ सकते हैं। और बाज़ वक़्त ये भी होता है कि सिर्फ ओमेप्राजोल ही आपका मैदे के लिए दवाइयाँ नहीं हैं, और भी हैं जैसे ज़ेंटेक है या गैविस्कॉन लाइक और सिरप मुख्तलिफ फॉर्म में हैं। यस, तो सिर्फ ओमेप्राजोल पर इक्तफ़ा ना करें,
आप दूसरे भी रेमेडीज, इवन डॉक्टर साहब बताएंगे, आप हर्बल रेमेडीज़ भी इस बारे में हेल्प कर सकती हैं। तो लॉन्ग टर्म यूजेज से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल सही जी डॉक्टर फैसल, अभी आप एक मशरूब बता रहे थे, ये आप सहरी अफ्तार किसी में भी ले सकते हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या डाइट में ले सकते हैं? अच्छा, डाइट में शुगर के हवाले से बात हुई थी, उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं जी कि शुगर के पेशेंट्स के लिए एक मैं मल्टीग्रेन आटा बताता हूँ, अगर वो बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उसमें उन्हें लेना है सोयाबीन, काले चने और जौ, इन 3 चीज़ों का उन्होंने आटा बना के रखना और इसकी रोटी खाएं। इसकी रोटी खाने से सोयाबीन, जौ और काले चने, ठीक, इनको हम वज़न लेके इसका आटा बना के रखें और इसकी अगर वो सहरी कर लेते हैं तो उससे उनका शुगर लेवल भी बेहतर रहेगा। और दूसरा ये कि उनको पूरे दिन तक अगर आम खाना खाने से उनको 1-2 घंटे तक एनर्जी मिलती है या उनका शुगर लेवल मेंटेन रहता है, तो इससे उनको तकरीबन दोपहर तक का रिलीफ मिल जाएगा। ऑल राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ सर, इफ्तारी के वक्त स्पेशली आप, कुछ लोग इफ्तारी के साथ ही खाना भी साथ खा लेते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि जो स्पेशली मैदे के मरीज़ हैं उनको चाहिए कि इफ्तारी के वक्त 2-4 खजूरों के साथ पानी का इस्तेमाल करें और दरमियान में गैप दें और नमाज तरावी से पहले खाना खा के जाएँ, ताकि सोने में और खाने में तकरीबन 3 घंटे गैप, नमाज में फिर आपका वो सारा हजम भी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जल्दी से एक ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे और फिर बात होगी 3D लाइफस्टाइल की। जी हाँ, और आपने देखते रहना है सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, और अब बात होगी 3D लाइफस्टाइल की। अब ये 3D लाइफस्टाइल है क्या, ये आपको भी बताते हैं। 3D लाइफस्टाइल क्या है? बेसिकली नई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में आई है, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें गैर ज़रूरी बाल आपके चेहरे पे या बॉडी पे, स्कार्स हो गए, स्किन टाइटनिंग हो गई, और ख़ास तौर पर सबसे बड़ा मसला कि मोटापा जो है, बिल्कुल, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे कम करते हैं। अब है क्या ये, कुछ लेज़र टाइप है या क्या है, आई डोंट नो, ये अब इनसे जानते हैं, बात करते हैं। और इसका इलाज किस तरह से होता है? क्या ये पेनफुल प्रोसीजर होता है या फिर पेनफुल नहीं होता, या फिर बहुत लंबा प्रोसीजर होता है? ख़ासतौर पर जब हम लेज़र की बात करते हैं, चेहरे के गैर ज़रूरी बालों की बात करते हैं, या हम कहते हैं कि मोटापे को कम करना है, तो पहला ख्याल ज़हन में ही आता है कि इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इसका पेन होगा। तो डेफिनेट आज हम इस सारे पर बात करेंगे। यस, हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक असलम साहब हैं, जो कि हमें करके दिखाएंगे और बताएंगे कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ आसिया अंजुम साहिबा हैं। कैसी आप? खैरियत से आप? सबसे पहला सवाल, जी क्या है 3D लाइफस्टाइल? मैं थोड़ा सा आपको 3D लाइफस्टाइल के बारे में बताती चलूँ कि 3D लाइफस्टाइल यूके की एस्थेटिक नंबर 1 कंपनी है। हमारी यूके में 1000 ब्रांचेस हैं और पाकिस्तान में 1.5 ईयर हो गया, और इसमें 30 ब्रांचेस हमारी माशाल्लाह बन चुकी हैं और काफ़ी सक्सेसफुल ये टेक्नोलॉजी जा रही है। और ये है क्या टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप के हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल फैट रिडक्शन हम कर रहे हैं, उसके अलावा हम स्किन टाइटनिंग कर रहे हैं और पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेज़र हेयर रिमूवल कर रहे हैं, स्कार्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं नॉन सर्जिकल मशीन्स के ज़रिए से। और इसका क्या प्रोसीजर क्या होता है इलाज का, ट्रीटमेंट का? क्योंकि पहले जो लेज़र है, क्या ये इससे अपग्रेड टेक्नोलॉजी है? हाँ जी, लेज़र हेयर रिमूवल जो है वो बेसिकली जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि पाकिस्तान में अभी किसी के पास अवेलेबल नहीं है। वो हम कर रहे हैं ट्रिलॉजी। हाउ इट वर्क्स, काम कैसे करती है? जी मैं आपको बताती हूँ। जो लेज़र टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं ट्रिलॉजी आइस, इसमें 3 वेव लेंथ यूज़ हो रही है। इसमें डायोड होता है, अलेक्जेंड्राइड होता है, NDI एग होता है। ये तीनों वेव लेंथ मर्ज होके जो भी हमारी बॉडी की जो होते हैं बाल, उनकी 3 स्टेजेस होती हैं और वो तीनों स्टेजेस पे इक्वली काम करता है। ये नहीं कि फ़ाइन बालों पे अफेक्ट करेगा तो डार्क बालों पे नहीं करेगा, या डार्क पे करेगा तो फ़ाइन। हर टाइप के बाल को ये इफेक्टिव है।
से, और मोटापा किस तरह कम करने में ये 3D लाइफस्टाइल? जी बॉडी कंटूरिंग के लिए भी हम डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा जो ट्रीटमेंट है 3D कैविटेशन, उसमें क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जो कि अभी हम आपको लाइव उसका ट्रीटमेंट भी दिखाएंगे। जो वहाँ पे हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर फ़ारूक असलम, वो आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में सारा गाइड करेंगे। उसमें 3D जो कैविटेशन है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं बेसिकली। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती हैं कि आपके जो फैट सेल्स होते हैं उसको इतना वाइब्रेट करते हैं कि उनको ब्रस्ट कर देती हैं, और उसके बाद वो छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं और आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू फ्लैश आउट हो जाते हैं। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि आपने फैट सेल्स हमारे ब्रेक कर दिए हैं, बट आप ये ना हो कि हमारी स्किन लूज़ हो जाए, सैगी हो जाए, तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अब साथ में स्किन को टाइट भी करती है और फैट सेल्स को ब्रेक भी करती है। ओके। और बिफोर गोइंग टू द साइड इफ़ेक्ट्स पार्ट, कैसा फीडबैक आ रहा है? लोग कोई सेटिस्फाई हैं, कोई कंप्लेंट्स? नहीं, ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसके एक ही साइड इफेक्ट है कि आपका फैट बर्न हो जाता है, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो बड़ा गुड इफेक्ट है। यस, और इसमें और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्किन टाइटनिंग के लिए आप, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम होता है खासतौर पर ख़वातीन का, तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर? उसके लिए हम फेशियल RF कर रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, और उसमें हाइफो कर रहे हैं। ओके, हाइफो। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? नहीं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं डेली और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, और अगर उनके साइड इफ़ेक्ट होते तो अपनी पूरी फैमिलीज़ को लेके नहीं आते। सबसे पहले आम लोग जो हैं, जो क्लाइंट्स, कस्टमर्स, उनका पहला सवाल ये था यार इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, इसलिए हम भी साथ साथ ये वाले सवाल कर रहे हैं। नहीं, FDA से प्रूव्ड है हमारी टेक्नोलॉजी, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और माशाल्लाह कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको अगेन? नहीं, प्रॉपर वापस जगह जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं मेडिकल, उसकी हाइट, वेट और उसके अलावा एज के मुताबिक हम देखते हैं कि भाई इसका, आपको पता है 40s के बाद मेटाबॉलिज्म सिस्टम वैसे भी स्लो हो जाता है, कि हमने इनको रेकमेंड करना है या नहीं करना, इनको कौन सी, कोई किडनी का इशू तो नहीं है, कोई लिवर का इशू तो नहीं है। अच्छा, वैसे इस तरफ भी हम जाएंगे कि हाउ यू डिसाइड बेसिकली, कोई इज देयर एनी टेस्ट, या आप कैसे डिसाइड करते हैं इस पार्ट पे बॉडी की होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए? अगर आपको क्या क्या बीमारी है तो यू डोंट गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर फ़ारूक साहब के पास चलते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पहले तो वेलकम करते हैं आपको, और क्या अभी आप मोटापे से रिलेटेड कुछ करके दिखाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। मैं डॉक्टर फ़ारूक असलम, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। तो बेसिकली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं विद एक्स्ट्रा फैट और साथ में स्किन लैक्सिटी। तो जो आज हम आपको ट्रीटमेंट करके दिखा रहे हैं ये बेसिकली बेली का ट्रीटमेंट है कि जिसमें एक्स्ट्रा फैट को हम रिड्यूस करेंगे। तो जैसे मिस आसिया ने भी आपको बताया कि हम इसके लिए डिफरेंट टाइप्स हैं, मगर हम जो करके दिखा रहे हैं वो कैविटेशन है, जो कि अल्ट्रासाउंड रेज होती हैं और जो सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो आज हम आपको ये भी लाइव करके दिखाएंगे। हमारे पास पेशेंट मौजूद हैं और उनके कंसेंट मौजूद है, जिसकी वजह से हम उनका नाम और आपको उनका फेस भी दिखाएंगे ताकि हम उनसे पूछ सकें कि वो कैसा फील कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ऑल राइट, श्योर, कीजिए स्टार्ट डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। हमारे पेशेंट हैं नूर फरहीन, हमारी एस्थेटिक ऑपरेटर हैं। आप देखेंगे पेशेंट को हमने पहले से मार्क किया हुआ है और उनकी हमने 3 जगह पे बेली पे मेजरमेंट करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि बिफ़ोर और आफ्टर ट्रीटमेंट क्या उनकी रिडक्शन हुई है। नॉर्मली जो इस ट्रीटमेंट के साथ होता ये है कि आप विद वन ट्रीटमेंट 1 to 3 इंचेस जो है आप रिड्यूस कर जाते हैं, और जो टोटल ट्रीटमेंट जो है वो यूजुअली 4 to 8 होती हैं, डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फैट कितनी है। तो अगर आप 8 ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि आप 4 to 5 इंचेस तक अपना बेली विड्थ जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो है ये कैविटेशन हेड होता है बेसिकली, जो कि स्लोली डिफरेंट एरिया पे जैसे हमने मार्क किया। एक ही ट्रीटमेंट में आप ये फैट रिमूव करते हैं या सिटिंग्स होती हैं डिफरेंट? हाँ नहीं, जैसे मैंने अभी बताया ना, इसमें सिटिंग्स में जाना पड़ता है। इस कैविटेशन की ट्रीटमेंट में हमें 4 to 8 सिटिंग्स में जाना पड़ता है। तो फिर नॉर्मली होता है कि आप 4 to 5 इंचेस अपना मतलब विड्थ या वेस्ट साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं, और ये डिफरेंट एरिया में कर सकते हैं, सिर्फ बेली पे नहीं है, ये हम थाइस पे भी कर सकते हैं, बटक्स एरिया में भी हो सकता है।
ओके ओके। ये और अच्छा, ये जो painless मशीन procedure है आप हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि नंबर 1 क्या ये पेनलेस सारा प्रोसीजर है, और नंबर 2 कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी है जो भी यूज़ हो रही है, ये मशीन से क्या चीज़ आ रही है जो फैट को बर्न कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। एक तो पेनलेस है, जैसे आपके सामने ही है कि वो विदाउट एनी इशू, ना हीट बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडक है इसमें। ये एक नॉर्मल से टेम्परेचर के अंदर बेसिकली अल्ट्रासाउंड रेज़ हैं। जैसे कि आप नॉर्मल अगर आपने लाइफ में अपना अल्ट्रासाउंड कराया है तो पहले वो जेल अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड होता है। इसी तरह ये भी मशीन के ज़रिए अल्ट्रासाउंड रेज़ आती हैं जो कि फ़ैट सेल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो उनको इतना वाइब्रेट कराती हैं कि उनकी सेल मेम्ब्रेन या उसकी जो बाहर का ही वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वो फैट जो है, फैट सेल डेड हो जाता है। और ये बॉडी खुद इसको अपने लिम्फेटिक्स के ज़रिए, लीवर के ज़रिए जो है, यूरिन और स्टूल्स के ज़रिए फिर पास आउट हो जाता है। तो क्योंकि ये स्टेजेस में होता है इसलिए एकदम बॉडी पे बर्डन नहीं आता बहुत ज़्यादा। और इफ़ेक्ट फ़ौरन से नज़र आता है इसका या कुछ दिनों बाद? जो कैविटेशन है इसका इमीडिएट इफेक्ट है। इसका 45 मिनट्स का वन ट्रीटमेंट सेशन है जिसमें आप तकरीबन 1 to 3 इंचेस अपना रिड्यूस कर लेते हैं विद वन ट्रीटमेंट इन 45 मिनट्स। तो डॉक्टर साहब, ये कितना महंगा इलाज है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं जैसे अब सर्जरीज भी करता हूँ तो उसमें एक अगर हम कंपेयर विद सर्जरी तो इसका इकोनॉमिकल है कॉस्ट, और दूसरा ये था कि सेशंस में है वो आप एरिया वाइज है आपका। और इसमें ये कि हम जब पेशेंट्स तो नहीं, हम इनको क्लाइंट्स बेसिकली बोलते हैं क्योंकि अदरवाइज दे आर नॉर्मल पीपल, तो उसमें जब हमारे पास आते हैं तो मैंने फिर कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज देते हैं जिसमें ये कि सिर्फ हम ये नहीं कि इनकी फ़ैट रिड्यूस कर देंगे, उनको लाइफस्टाइल के बारे में भी गाइड करेंगे और उनको डाइट के बारे में भी गाइड करते हैं ताकि वो अपने आप को फिर मेंटेन रख सकें। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक मुस्तकिल इससे फ़र्क पड़ता है? सम टाइम होता है कि आप ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिसिन लेते हैं और वो वक्ती आराम आता है, या जब तक आप सिटिंग्स लेते रहते हैं आप वो आराम आ जाता है, आप ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे सिटिंग्स छोड़ते हैं, इलाज छोड़ते हैं, फिर से आपका पेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है? या फिर 3D लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंट क्या है इसमें? इसमें एक तो ये कि हम लाइफ टाइम के लिए अपने साथ अटैच करते हैं, उसमें ये होता है कि हम फॉलोअप्स भी कराते हैं और डाइटरी मॉडिफिकेशन साथ साथ कराते हैं। परमानेंट तो कोई चीज़ नहीं होती, आपको ये कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो है वो करना पड़ता है एफर्ट। जैसे आप अपने आप को डेली सन ब्लॉक्स लगा रहे हैं स्किन डैमेज होने से बचाने के लिए, इसी तरह ये कि जब आपको हमने बूस्ट दे दिया विद फैट रिडक्शन तो आपने मेंटेन खुद से करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, बैठ के खाना पीना है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो फिर ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे अभी भी आपने गेन किया तो आप फिर भी गेन कर सकते हैं। ऑलराइट, मगर ये होता है कि जैसे हम आपको साथ। ठीक है डॉक्टर साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान। आप बताइए कितनी सिटिंग्स होती हैं, कितना महंगा है ये, पर सिटिंग कितने चार्जेस हैं, कितने अरसे बाद सिटिंग्स होती हैं, ये सब? सर पहले तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती चाहूँ कि सबसे पहले हम ट्रीटमेंट जो होता है एरिया देख के डिसाइड करते हैं। जब हम पेशेंट को इन्फॉर्मेशन तो दे देते हैं कॉल पे, लेकिन हम उनको बुलाते हैं क्योंकि हमने उनका वेट लेना होता है, हाइट लेनी होती है सारा, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इनको कितने सेशन रेकमेंड कर सकते हैं। अगर किसी का मार्जिन ही फैट्स का 3 इंचज़ का है तो हम उनको 8 सेशन तक क्यों लेके जाएंगे। अगर किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा मार्जिन है तो हम उनको 2 या 3 सेशन
ड्यूरेशन रेकमेंड नहीं करते। हम इसमें 6 सेशंस भी रेकमेंड कर सकते हैं, 8 सेशंस भी रेकमेंड कर सकते हैं। इस टाइम मैं थोड़ा सा आपको गाइड करती चलूँ कि हमारे पैकेजेस चल रहे हैं जिसमें 50% ऑफ मिल रहा है पेशेंट्स को। तो कॉस्ट कितनी है ताकि अंदाज़ा लगाया जाए कि 50% ऑफ? विदाउट ऑफ भी बताती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती चलूँ कि जो 7 कैविटेशंस और उसके साथ होता है 1 क्रायो फ्रीज और प्लस टैक्स, ये टोटल पैकेज बनता है 1,96,000 प्लस टैक्स में। तो वो अभी हम आफ्टर डिस्काउंट करके तकरीबन 50% ही हो जाता है, तो 99,000 प्लस टैक्स में बन जाता है। सही। अच्छा, ये जो अभी एक कॉलर भी आई थी जिन्होंने पूछा था कि कौन सा फेशियल लेना चाहिए फेस के जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट है? उसकी जो कॉस्ट है, लेज़र बेसिकली ट्रिलॉजी आइस मैंने आपको बताया कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वैसे तो उसके चार्जेस 13,500 है सिर्फ फेस के, बट अभी हमने काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस लगाई हुई थी, जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा 2300 में। तो 2300 में हम फुल फेस कर रहे थे। अभी जो हमारी डील रिसेंटली चल रही है वो 5000 में चल रही है, 4,9900। ओके, अच्छा, ग्रेट। और ये जो इन्होंने बताया है वो 99,000 में जी उसके मसल्स फैट सेल्स रिमूव करने के, ये पर सिटिंग है या पूरा पैकेज? सर इसमें 7 सेशंस ऑफ कैविटेशंस के होंगे और 1 क्रायो फ्रीज होगा, और कैविटेशन जो होता है वो आफ्टर 1 वीक किया जाता है। और इट टोटली डिपेंड्स ऑन सिटिंग्स। लेट्स सपोज किसी को 3 सिटिंग्स चाहिए, तो पर सिटिंग का क्या खर्चा है? सर पर सिटिंग वैसे इसका 18,000 है पर प्लस टैक्स, और उसके अलावा बाकी भी हमारे पैकेजेस भी हैं। जिस तरह पैकेज 49 है उसमें 4 कैविटेशंस आ जाती हैं, वो भी आफ्टर डिस्काउंट है। एक्चुअल प्राइस इसकी है 72,000। और एक पैकेज हमारा 75 जो है उसमें है 75,000 प्लस टैक्स में, एक्चुअल प्राइस उसकी भी 1,40,000 है। तो उसमें भी हमारा 1 क्रायो फ्रीज आएगा, 5 सेशंस ऑफ कैविटेशंस आएंगे। एंड व्हाट अबाउट स्किन टाइटनिंग? उसका स्किन टाइटनिंग का जो है RF का रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर फेस 15,000 चार्जेस हैं प्लस टैक्स। अभी आपका ऑफ भी चल रहा है जी, ताकि हमारे जो देखने वाले कोई उनको पता चले। जी, वो हमारे देखने वालों को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमारी एक रिसेंटली जो हम आपको दिखा रहे हैं लाइव सेशन, ये गार्डन टाउन ब्रांच से दिखा रहे हैं। अभी गार्डन टाउन ब्रांच की हमारी न्यू ओपनिंग हुई है, अभी 1.5 मंथ हुआ है, तो वहाँ पे हम पेशेंट्स को अपने जो भी न्यू आ रहे हैं उनको काफ़ी डिस्काउंट्स दे रहे हैं। ओके, अच्छा, जिस तरह सिटिंग्स हैं बाकी सारे उसमें भी, हेयर रिमूवल में भी और फैट रिडक्शन में भी, क्या स्किन टाइटनिंग में भी इस तरह सिटिंग्स हैं जी या सर। इट्स वन टाइम? नहीं, ऐसा मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती जाऊँ कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम सेशंस वाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की स्किन बहुत लूज़ या बहुत सैगी है तो उसके लिए 6 to 8 सेशंस हम रेकमेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए स्टार्ट करवाती हूँ कि मेरी अब स्किन लूज़ होना शुरू ना हो जाए, तो 3 to 4 सेशन में भी इफेक्ट आएगा, वो भी हम स्किन देख के ही रेकमेंड करते हैं। उसके अलावा जो सीजन का भी कोई इफेक्ट होता है कि गर्मियों में आपको ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए या सर्दियों में? नहीं, बेसिकली आपने हीट से अपनी स्किन को अवॉइड करना होता है, सन ब्लॉक अप्लाई करना होता है और सन रेज से अवॉइड करना होता है। अच्छा, हाइपर पिगमेंटेशन और ये जो स्कार्स जिसका हम पहले भी बात कर रहे थे। जी, तो इसमें पिगमेंटेशन के लिए हम कर रहे हैं नैनोश्योर टेक्नोलॉजी, उसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं जिसपे हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है और ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, इसको हम उसके ज़रिए ट्रीट करते हैं नैनोश्योर के ज़रिए। और इसके क्या चार्जेस हैं? इसके जो चार्जेस हैं वो भी एरिया वाइज ही डिसाइड होते हैं। अच्छा, हाँ जी। और इसमें भी मल्टीपल सेटिंग्स हैं? सर उसमें वही है कि आपकी डेप्थ देखी जाती है कि पिगमेंटेशन सुपरफिशियल लेयर पे है या उससे ज़्यादा डीप है, तो उस पर कितने सेशन। और ये सब मशीन देखती हैं? सर सारे ये ट्रीटमेंट मशीन से होते हैं हमारे। और मशीन ही देखकर बताती है कि नो सर, ये हमारे कंसल्टेंट बताते हैं आपकी स्किन देख के। उनकी फीस अलग है? नो, अभी हम जो 3,000 वैसे फ़ी है, लेकिन हम अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अपने जितने भी पेशेंट हैं उनको ये। सही। अच्छा, एक कॉलर भी है। इससे पहले कि हम डॉक्टर फ़ारूक की तरफ जाएं, जो सवाल हम आसिया से करें और डॉक्टर फ़ारूक से भी पूछते हैं। सहर हैं हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? जी वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर साहिबा से बात करना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ ये स्किन टाइटनिंग के बारे में। हाँ, कि ये फुल फेस स्किन टाइटनिंग के चार्जेस क्या हैं और इनका क्लिनिक कहाँ पर है, नाम क्या उनका? आसिया। और
जी ठीक है सर, आपको जवाब मिल जाता है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड करती, जो हमारा जो है DHA में है, DHA वाई ब्लॉक में है क्लिनिक, फेज़ 4 में है, फेज़ 5 में है। जब भी ये फेसबुक पे जाते हैं या हमारे कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट से यही पूछते हैं कि आपको नियर कौन सा क्लिनिक पड़ेगा। अभी गार्डन टाउन में भी हमारा है, राजा मार्केट में मेन पे ही है। गार्डन टाउन में न्यू ब्रांच? जी जी, न्यू ब्रांच। और ऑफ भी वहीं चल रहा है या सारी ब्रांचेस? नहीं, 50% ऑफ जो पैकेजेस दे रहे हैं वो बाकी ब्रांचेस में भी हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारी न्यू गार्डन टाउन, अगर वहाँ पे आएंगे तो हम उनके लिए स्पेशली 92 के जो देखने वाले हैं या जो कॉल्स आ रही है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा, वो भी बता दें कितना होगा या वहाँ डिसाइड करेंगे? हाँ जी, वहाँ पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी 50% तो ऑलरेडी पैकेजेस पे चल रहा है। जिन पे नहीं चल रहा उन पे हम स्पेशल उनको 30% डिस्काउंट देंगे। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आसिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। 92 के देखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, तो गो फॉर इट, जो भी आप ट्रीटमेंट लेना चाहें। बिल्कुल, और आज सबसे पहले पाकिस्तान में मुख्तलिफ फ्लेवर्स जो हम आपके लिए लाए, उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे डेफिनेट। आज के शो से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल इंशाल्लाह फीडबैक मुलाकात दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। सुबह सवेरे पाकिस्तान।